हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास बिल्कुल क्रम से लीजिए और क्या करिए, नोट्स भी बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेना है और साथ साथ क्या करना है, नोट्स भी बनाना है और क्या करना है, रिवीजन भी करना है। इसका जो पहला पेपर था, मतलब सेकंड पेपर था समावेशी शिक्षा का, उसका सिलेबस मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस सब्जेक्ट का सिलेबस न कंप्लीट किया हो तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा साक्षात्कार। ये साक्षात्कार क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। आप लोगों ने देखा होगा कि एग्ज़ाम जब हुआ करते हैं तो जब मतलब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक, तो वही हमारा क्या है, इंटरव्यू होता है। तो चलिए जानते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या होता है। साक्षात्कार का अर्थ, सबसे पहले तो साक्षात्कार का जो अर्थ होता है उसके बारे में समझते हैं कि जो साक्षात्कार होता है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन करना। आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक, तो मतलब किसी व्यक्ति के अंदर से वो कैसा है, उसके मतलब सोचने का नज़रिया क्या है, तो इन सब के लिए क्या होता है, इसलिए तो इंटरव्यू लिया जाता है। तो वही कहा गया है कि जो साक्षात्कार होता है, सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में समझते हैं। तो जो साक्षात्कार का अर्थ होता है वो होता है आंतरिक अवलोकन करना, यानी किसी व्यक्ति के बारे में क्या, अंदर से जानकारी लेना। अंदर से जानकारी लेने का मतलब यही होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है और व्यक्ति कैसा है। ठीक, चलिए अब इसके बारे में आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि साक्षात्कार आमने सामने होने वाली वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जो साक्षात्कार होता है वो आमने सामने होने वाली क्या होती है, वार्तालाप होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो इंटरव्यू जब हुआ करता है तो क्या होता है, सामने सीनियर लोग बैठे रहा करते हैं और जो कोई देने जाता है तो वो मतलब व्यक्ति सब बैठा रहता है। तो दोनों लोग क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं और दोनों में वार्तालाप यानी क्या होती है, बातचीत होती है। यानी क्वेश्चन पूछेंगे फिर क्या होता है, आंसर देना होता है। तो वही कहा जा रहा है, कि जो साक्षात्कार होता है इसमें आमने सामने होने वाला जो मतलब कहा जा रहा है कि जो साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। क्या कहा जा रहा है, तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। ये क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। अब चलिए आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक क्या प्रक्रिया है। क्या कहा जा रहा है कि जो साक्षात्कार होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है साक्षात्कार के महत्व एवं उपयोग। ये जो साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है तो इसका महत्व क्या है और इसके उपयोग क्या है, अब उनके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है, जब इंटरव्यू होता है तो ये मौखिक ही तो होता है, मतलब बात बोल करके ही तो होता है, लिख के तो होता नहीं है। तो जो मतलब इसके उपयोग है और महत्व है तो इसमें यही बताया गया है कि लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही सूचना को अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, मतलब क्या होगा, इसमें कहा जा रहा है कि जो सूचना होती है, एक सूचना को क्या किया जाता है, अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक तो बात मतलब कि एक सूचना होगी, लेकिन अब कोई देने जाएगा इंटरव्यू तो बताने जो तरीका होगा तो सबका अलग अलग होगा कि नहीं होगा, सब कोई अपने अपने ढंग से बताएगा। तो वही कहने का मतलब इनके कि जो साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही सूचना को क्या किया जाता है, अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ समझते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, आज जो हम लोगों का तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है कि अंतः प्रश्नों यानी क्रॉस क्वेश्चंस, ठीक, के द्वारा साक्षात्कृत की अंतर्दृष्टि एवं भावों को अच्छी तरह जांचा जा सकता है। अंतः प्रश्न मतलब ये क्या हो गया, ये क्रॉस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको क्या किया जाता है, डीप में बताया जाता है, अच्छे से मतलब एक्सप्लेन हो जाता है। तो वही कहा गया है कि अंतः प्रश्नों के द्वारा
साक्षात्कार की अंतर्दृष्टि एवं भावों को क्या होता है, अच्छी तरीके से जांचा जा सकता है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि साक्षात्कार विधि का प्रयोग बच्चों को शैक्षिक व व्यावसायिक परामर्श देने के लिए, रोजगार या नौकरी के चयन के लिए किया जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो वही कहा गया है कि जो ये साक्षात्कार होता है यानी इंटरव्यू होता है तो कब होता है, बच्चों को जब रोजगार या नौकरी की चयन हेतु किया जाता है कि नौकरी तो करना चाह रहे हैं लेकिन उनका माइंड किस हिसाब का है, वो किस तरीके के सोचते हैं, इसीलिए क्या होता है, इंटरव्यू हुआ करता है। ठीक, बड़े बड़े एग्जाम में क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तब ये क्या होता है, जाके फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है साक्षात्कार के प्रकार, यानी इंटरव्यू के प्रकार कौन से होते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं। तो साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। चलिए समझते हैं। पहला आ रहा है संरक्षित साक्षात्कार। ठीक, और जो दूसरा है वो क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है असंरक्षित साक्षात्कार। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक, इस जो पहला है संरक्षित, क्या है, संरक्षित साक्षात्कार, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक, और जो वो होता है असंरचित साक्षात्कार, इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है संरचित साक्षात्कार। इसमें उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार होने के पहले ही कर लिया जाता है। क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें उद्देश्य के आधार पर, ठीक, प्रश्नों का क्या किया जाता है, चयन साक्षात्कार होने के पहले ही कर लिया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक, उसी के आधार पर क्या किया जाता है, कर लिया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब दूसरा आ रहा है असंरचित साक्षात्कार। अब इसके बारे में समझते हैं कि जो असंरचित साक्षात्कार होता है ये क्या होता है। इसमें साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों का आवश्यकता के अनुसार निर्माण हुआ चयन किया जाता है। ठीक, मान लीजिए कि जब एग्जामिनर ने क्या किया, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछते हैं सीनियर लोग होते हैं, तो मतलब इसमें क्या करेंगे, वो क्वेश्चन तो पूछ लेंगे, फिर उसके क्या होता है, उसके अंतर्गत फिर बढ़ाते चले जाएंगे कि जैसे आप लोगों ने कुछ बताया तो फिर वो पूछ लेंगे और बताओ, मतलब उसी से रिलेटेड क्या होगा, 3-4 क्वेश्चन और पूछते चले जाएंगे। ठीक, तो ये असंरक्षित होता है। तो क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों का आवश्यकता के अनुसार निर्माण व चयन किया जाता है। ठीक, मतलब जैसे क्वेश्चन किया तो फिर उसी से रिलेटेड क्या होंगे, और 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। और जो वो होता है कौन सा, संरचित साक्षात्कार, इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, तो उसी से रिलेटेड क्या होते हैं, जो उद्देश्य होगा उसी से रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है साक्षात्कार की सीमाएं या दोष। तो चलिए जानते हैं जो साक्षात्कार होता है तो इसकी सीमाएं और दोष क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पहले पॉइंट के बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि साक्षात्कार में पक्षपातपूर्ण हो जाने का भय हमेशा बना रहता है। क्या कहा जा रहा है कि जो साक्षात्कार होता है इसमें पक्षपातपूर्ण हो जाने का क्या होता है, एक भय बना रहता है। पक्षपात मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अब इंटरव्यू हुआ तो बच्चों से पूछा जाता है, तो मान लीजिए किसी बच्चे से क्या हो, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ हार्ड, और किसी से क्या हो, इजी पूछ लिए जाएँ, तो फिर ये क्या हुआ, ये पक्षपात हुआ ना। तो वही कहा जा रहा है कि जो साक्षात्कार होता है इसमें पक्षपातपूर्ण हो जाने का जो भय होता है वो क्या होता है, हमेशा बना रहता है। अब चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है, अगला टॉपिक आ रहा है साक्षात्कार की कार्यविधि या क्रियान्वयन। अब चलिए समझते हैं। जो साक्षात्कार होता है तो इसकी कार्यविधि या क्रियान्वयन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि साक्षात्कार के पहले की नौकरी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अनुकूल अवसर तथा उपयुक्त स्थान। तीसरा कह रहा है अब चलिए समझते हैं जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि साक्षात्कारकर्ता एवं विषय के बीच घनिष्ठता। ठीक, इसके बाद मतलब साक्षात्कार एवं विषय के बीच क्या होनी चाहिए, घनिष्ठता होनी चाहिए, तभी क्या होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन जो कोई मतलब आंसर देगा वो भी क्या करेगा, अच्छे से दे पाएगा। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है कि साक्षात्कार का संचालन। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अगला कह रहा है उत्तर का लेखन व व्याख्या। ये सब क्या है,
ये सब साक्षात्कार कार्यविधि या क्रियान्वयन है। इन सब चीज़ों को क्या करना है, ध्यान देना है। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है निरीक्षण के बारे में समझते हैं। जो निरीक्षण होता है ये क्या होता है, कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे स्वयं भी अपना निरीक्षण करते हैं, ठीक, और वस्तुओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या होता है, जो निरीक्षण होता है इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वयं भी अपना निरीक्षण करते हैं और वस्तुओं तथा तथ्यों का क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें अध्यापक एक दिशा निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं और बच्चों को निरीक्षण के उचित अवसर देते हैं। फिर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वह स्वक्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे स्वयं ही अपना क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। मान लीजिए कोई टेस्ट ही हुआ, ठीक, तो इसमें बच्चे जब देंगे तो क्या होता है, फिर बच्चों को पता चलता है कि हमें कितना आ रहा है, ठीक। तो वही होता है, तो वही कहा गया है कि इसमें बच्चे स्वयं ही अपना क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और वस्तुओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें अध्यापक एक दिशा निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं, यानी जो अध्यापक होते हैं वो ये क्या करते हैं, टेस्ट बनाते हैं या एग्जाम लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये दिशा निर्देशन हुआ, ठीक। तो इसी के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हुए बच्चों का निरीक्षण करने के लिए उचित अवसर देते हैं। बच्चे स्वक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। यह पद्धति बच्चों को क्रियाशील रख कर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में जो व्यवहारिक ज्ञान है वो भी आता है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि निरीक्षण पद्धति के गुण, ठीक। क्या कह रहा है टॉपिक, निरीक्षण पद्धति के गुण। अब चलिए समझते हैं कि जो निरीक्षण पद्धति होती है तो इसके गुण कौन कौन से होते हैं, उन गुण के बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों व अध्यापक के बीच परस्पर मधुर संबंध बने रहते हैं। क्या होता है, इसमें जो अध्यापक होते हैं और बच्चे होते हैं उनके बीच क्या होता है, मधुर संबंध बने रहते हैं, मतलब अच्छे संबंध बने रहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह बच्चों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है। क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसके स्वतंत्र विकास पर क्या होती है, बल भी देती है, ठीक। इसलिए बच्चों में स्व की स्वाध्याय क्षमता विकसित होती है, ठीक, ये भी होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझता है तथा इसलिए इसमें अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने क्या करता है, उत्तरदायित्व को समझता है, यानी एग्जाम है तो बच्चा क्या करेगा, अपना पढ़ के जाएगा और क्या करेगा, पेपर देगा। तो उससे क्या होगा, बच्चे को मतलब अपने कर्तव्य के बारे में पता रहता है ना कि हम यहाँ क्या करना है, मतलब पढ़ा है तो उसको क्या है, अब हमारा टेस्ट या एग्जाम हो रहा है तो बच्चा क्या करता है, उसको देता है, ठीक। अब चलिए अब लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है अवलोकन पद्धति, ठीक। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो अवलोकन पद्धति होती है ये क्या होती है, किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना ही अवलोकन पद्धति है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना ही क्या कहलाता है, अवलोकन कहलाता है। मान लीजिए कोई कार्य तो हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप लोग क्या करोगे, सर्वेक्षण नहीं करोगे, मतलब वहाँ पे जाके आप लोग देखोगे नहीं कि किस तरीके से हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा नहीं कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक। तो वही कहा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना ये क्या कहलाता है, अवलोकन पद्धति कहलाता है। अब चलिए आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद सामाजिक अध्ययन विज्ञान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रायोगिक विधि। क्या आ रहा है, प्रायोगिक विधि। अब इसके बारे में समझते हैं, इसको बोलते हैं लैबोरेटरी मेथड। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि जो प्रायोगिक विधि होती है ये क्या होती है। ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ये विधि है तो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये करके सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है। यानी कोई कार्य जब करके सीखा जाएगा तो क्या होता है, सीख जाता है, बच्चा हो या कोई भी हो, तो उसी पर ये क्या है, आधारित है।
1896 में जॉन ड्यूवी ने अपनी पुस्तक, जो जॉन ड्यूवी थे तो इनकी पुस्तक कौन थी, स्कूल एंड सोसाइटी में, ठीक, इनकी जो बुक थी तो इसकी बुक का क्या नाम था ये आपको याद रखना है, किसकी बुक, जॉन ड्यूवी की। तो जो बुक था तो उसका नाम था स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक, ये क्या थी, ये बुक थी। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने उसमें का मतलब इन्होंने उस पुस्तक में क्या कहा है, हम करके सीखते हैं। क्या कहा है कि हम कोई भी कार्य होता है तो जब सीखते हैं तो करके ही तो सीखते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं कि प्रायोगिक विधि में बच्चे स्वयं क्रिया करके जो ज्ञान सीखते हैं वह बच्चों के मस्तिष्क का स्थायी ज्ञान बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बच्चे जो भी कार्य करते हैं अगर वो करके सीखते हैं तो उनके जो मस्तिष्क में होता है वो क्या होता है, स्थायी अंग बन जाता है। यानी बच्चा क्या करते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं कि बच्चे स्वयं प्रयोगशाला में जाके संबंधित सामग्री व पुस्तक एकत्रित करते हैं, वह विभिन्न प्रयोग करके देखते हैं। इससे अध्यापक बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं, ठीक। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जब बड़ी क्लासों में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, लैब में तो लिवा जाते हैं टीचर, वहीं पे क्या करते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे बीएससी हो गई, इंटर कॉलेज में भी होता है तो क्या साइंस की लैब नहीं बनी रहा करती, तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो ये जो हमारी विधि हुई तो ये क्या हुई, एक करके सीखने की विधि हुई। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है प्रयोगशाला विधि के गुण। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, प्रयोगशाला विधि के गुण। तो चलिए जानते हैं जो प्रयोगशाला विधि होती है तो इसके गुण कौन से होते हैं, उन गुणों के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला कह रहा है कि बच्चे पुस्तकों, चित्रों व अन्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना सीखते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चे पुस्तकों, चित्रों व अन्य सहायक सामग्रियों का क्या होता है, प्रयोग करना सीखते हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। क्योंकि वहाँ पे टीचर क्या करते हैं, लिवा जाके एक एक सब चीज़ को मतलब देख देख के ही बताते हैं कि किस तरीके से करना है, ठीक। अब चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों में तार्किक बुद्धि व निर्णय शक्ति का विकास होता है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे में जो तर्क करने की क्षमता है वो भी अच्छी होगी, ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों को स्वतंत्र चिंतन का प्रशिक्षण मिलता है। और जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है यह वैज्ञानिकता के सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि वहाँ पे मतलब पता रहता है लैब में कि जिस तरीके से वैज्ञानिक नियम हो उसी के अनुसार क्या होता है, टीचर करवाते चले जाते हैं चीज़ों को, और क्या होता है बच्चे करते भी चले जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, देख देख के चीज़ों को सीखते हैं और करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों में जो तर्क करने की क्षमता है वो भी अच्छी हो जाती है और बच्चे क्या करते हैं, बोलना भी अच्छे से सीख जाते हैं। और देख देख के चीज़ों को सीखते हैं तो बच्चों में क्या होता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो ये विधि हमारी कौन सी होती है, ये विधि हमारी क्या होती है, करके सीखना होती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है उसके बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि रचनात्मक एवं आकलित मूल्यांकन। तो चलिए जानते हैं कि ये जो रचनात्मक एवं आकलित मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार लाना है, ठीक। जो शैक्षिक मूल्यांकन होता है तो जो इसका अंतिम लक्ष्य है तो वो क्या होता है, इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है शिक्षा में सुधार लाना। मिचेल स्क्रीवेन ने, ये कौन है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन, मिचेल स्क्रीवेन ने 1967 में मूल्यांकन की चर्चा करते हुए मूल्यांकन को दो भागों में बांटा है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से दो भाग हैं, इनके बारे में समझेंगे। पहला आ रहा है संरचनात्मक मूल्यांकन और जो दूसरा है वो आ रहा है योगात्मक मूल्यांकन। कौन कौन से आ रहे हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन और जो दूसरा है वो आ रहा है योगात्मक मूल्यांकन। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डीप में समझेंगे। तो ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम या शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि जिसके आधार पर सुधार करना संभव होता है उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक। अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या होता है, जब अध्यापक
बच्चे क्या हुआ क्लास में आएंगे। ठीक, तो वही कहा गया है कि अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले बच्चों की उपलब्धि का मूल्यांकन करते। मान लीजिए टीचर ने क्या किया, क्लास में पढ़ाते गए और क्या करते गए, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते गए उसी से रिलेटेड। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है योगात्मक मूल्यांकन। अब चलिए जानते हैं कि जो ये योगात्मक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन वह है, क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन वह है जिसमें पहले से निर्मित किसी शिक्षा प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, कार्यक्रम, विधि, शिक्षण विधि को उपयोगिता की जांच करने में करते हैं और अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि इन सभी में कोई परिवर्तन क्या होगा, नहीं होगा। ये आप लोग क्या करना, आगे लिख लेना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों का वो होता है पेपर होता है, तो आप लोग क्या करते हो, जो पेपर होता है तो पहले से वो बन जाता है ना, कि मतलब टीचर ही बता देते हैं कि यहाँ तक सिलेबस है तो इतना ही मतलब क्या होगा, यहीं तक आप लोगों का पेपर लिया जाएगा और आप लोग क्या करिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो वही कहा गया कि जो ये योगात्मक मूल्यांकन होता है वो यही होता है, योगात्मक मूल्यांकन वह है जिसमें पहले से निर्मित किसी शिक्षा प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, ठीक, क्या कहा गया है, शिक्षण सामग्री, कार्यक्रम, शिक्षण विधि को उपयोगिता की जांच करने में करते हैं और अंत में यह निर्णय लिया जाता है कि इन सभी सामग्री में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके कहने का मतलब ये कि यही है कि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है इसमें क्या होता है, इसके मतलब कंफर्म कर लिया जाता है ना, कि मतलब सिलेबस जैसे पूरा करा दिया गया, फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें पेपर हुआ कि बच्चों की मतलब बता दिया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या होगा, यहीं तक मतलब क्या होगा, यहीं तक करना है, इससे ज़्यादा ऊपर आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। तो फिर इससे क्या होता है, इससे बच्चा समझ जाता है कि हमको कितना करना है और कितना नहीं करना है। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा ये योगात्मक मूल्यांकन होता है। मतलब बच्चों को क्या किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है, सिलेबस भी कितना है आप लोगों को पढ़ना है और क्या करना है, इतने के अंतर्गत ही क्या होगा, इतने के अंतर्गत ही आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है किसमें, योगात्मक मूल्यांकन में। और जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, ये मतलब क्लास में ही होता है कि टीचर पढ़ाते गए और इससे रिलेटेड क्या किया, क्वेश्चन ही पूछते गए, ये पढ़ाने के टाइम ही होता जाता है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर समझा भी होगा। तो जो हमारा चैप्टर है वो यहीं से हमारा कंप्लीट होता है। अब जो मतलब 5वां चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट होता है यहीं से। अब जो हम लोग का अगली क्लास से हम लोग का क्या होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोगों का वो 6वां चैप्टर, मतलब कि वो 9वां कौन सा चैप्टर होगा, 6वां चैप्टर होगा। 5 चैप्टर बिल्कुल आप लोगों के कंप्लीट हो गए। तो जो 6वां चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोगों का वो उसका नाम है उत्तम परीक्षण या मूल्यांकन की विशेषताएं। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब जो हम लोग का अगला चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो उत्तम परीक्षण होता है और मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं ये क्या होती हैं, अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आया करिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक, और कमेंट करके बताया करिए कि आप लोग क्लास कैसे लगी है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।